नमस्कार, मैं साहुल पांडे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे बिहार विधानसभा में जो आज स्पीकर का चुनाव हुआ। एनडीए के प्रत्याशी, एनडीए के उम्मीदवार कह सकते हैं, विजय कुमार सिन्हा चुन लिए गए हैं और आज उन्होंने पदभार भी संभाल लिया। 51 साल में के बाद जो है बिहार में ऐसा कुछ हुआ है कि जब स्पीकर के पद के लिए चुनाव कराया गया हो और मतों के विभाजन के बाद जो है स्पीकर के पद के लिए कैंडिडेट का चुनाव किया गया हो। ऐसा 51 साल बाद देखा गया और बहुत जगह ऐसी बातें हो रही थी कि ये परंपराओं के विपरीत जाकर के काम हो रहा है। विपक्ष के ऊपर जो है सत्ता पक्ष ये आरोप लगा रहा था, वहीं जो विपक्ष है उसकी अपनी दलीलें थीं कि हमारे पास वरिष्ठतम उम्मीदवार है, उसे जो है मौका मिलना चाहिए। इस सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे और आज सदन में क्या क्या कुछ हुआ है, कैसी कैसी चीजें देखने को मिल रही हैं और इससे बिहार की राजनीति किस तरीके से प्रभावित होगी, आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति का भविष्य क्या होगा, इस सब के ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार परवीन बागी जी हैं, इनसे जानेंगे और आपको भी बताएंगे कि आखिर बिहार में अब आगे की जो कहानी लिखी जाएगी वो कैसी होगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले सर शुरुआत यहीं से करेंगे। आज 51 साल बाद जो ये चुनाव देखने को मिल रहा है, स्पीकर के पद के लिए चुनाव, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं। हमारी जनरेशन में तो हमने नहीं सुना। हमने सुना कि हाँ, स्पीकर का पद जो सबसे पहला काम है, स्पीकर और जो है डिप्टी स्पीकर, और वो आपसी सहमति से चुन लिए जाते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों मिल करके। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। 51 साल लोग बता रहे हैं कि 51 साल पहले ऐसा हुआ। क्या कुछ है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? हाँ, इसके पहले 67 में और 1969 में ऐसा हुआ था जब मत विभाजन से अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। अच्छा तो ये होता कि सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चुनाव होता, क्योंकि अध्यक्ष का पद एक ऐसा पद है जिसमें सभी की आस्था होनी चाहिए, सभी का विश्वास होना चाहिए, और अध्यक्ष का भी काम है कि पूरे सदन को साथ लेकर के चले, सभी पक्षों को अपने साथ जोड़ करके चले, किसी के प्रति उसका विश्वास न हो। मगर ठीक है कि ऐसा नहीं हो सका। होता तो ज़रूर अच्छा होता, मगर नहीं हुआ तो ये भी बुरा नहीं हुआ। अच्छा हुआ कि पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी ताकत की आजमाइश कर ली और एक लोकतांत्रिक माहौल में चुनाव थोड़ा सा मैं चाहूँगा सर उस चुनाव के बारे में बताइए। जब 51 साल पहले की बात होती है, उस समय का जो माहौल होगा और इस समय के माहौल में क्या दिखाई देता है? उस समय जो 67 में हुआ था, उस समय धनिकलाल मंडल को अध्यक्ष के लिए निर्वाचित किया जाए सदन की ओर से, मगर विपक्ष ने राम नारायण मंडल का नाम दिया था, मगर धनिकलाल मंडल की जीत हुई और राम नारायण मंडल हार गए। तो दूसरी बार जो 69 में हुआ, उसमें भी जो सत्ता पक्ष के उम्मीदवार थे उन्हीं की जीत हुई और विपक्ष का उम्मीदवार हार गया। तो ये एक सिंबॉलिक विरोध होता है। विपक्ष जो है अपनी ताकत आजमाना चाहता है, सरकार को दिखलाना चाहता है। लेकिन क्या लगता है कि पब्लिक के बीच एक ऐसा मैसेज नहीं जाता कि पक्ष और विपक्ष पॉलिसी मेकिंग के उस पे जो है कहीं ना कहीं साथ नहीं दिखाई देते, जिससे जो भी जिसे भी चुन करके भेजा हो, चाहे वो पक्ष का भेजा हो, सरकार किसी की भी बने, पक्ष और विपक्ष दोनों में से किसी को भी चुन के भेजा है जनता ने, तो जनता एक उम्मीद करती है कि जो पॉलिसी हमारे लिए बना रहे हैं ये लोग, उसमें ये कम से कम साथ मिल करके आए ताकि हमारे हित में काम हो। तो ये चीज़ें नहीं दिखाता कि इस तरीके से जब आप यहीं पे सहमति नहीं बनेगी स्पीकर के पद के लिए, तो आप पॉलिसी मेकिंग में जब जाएंगे तब उस वहाँ पे कोई सहमति नहीं बनेगी, तो फिर जनता के हित में काम कैसे होगा? क्या विधानसभा आगे चल पाएगा सर? ये देखिए, हमारे यहाँ दलीय लोकतंत्र है, तो दलीय लोकतंत्र में हर दल के लोग चाहते हैं कि हमारी पार्टी मजबूत हो, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा विधायक सांसद चुन करके आवें, हम सत्ता में आवें, हमारा प्रभाव बढ़े। तो उसके लिए वो ऐसा कार्यक्रम करते रहते हैं, ऐसा कुछ करते रहते हैं ताकि उनका दबदबा बने, उनकी साख बढ़े, और उसी क्रम में इसको देखना चाहिए। ये कोई गलत नहीं है। परंपरा जरूर रही है कि सर्वसम्मत चुनाव होता है और उसके लिए पहल सरकार को करनी पड़ती है। तो सरकार की ओर से क्या पहल हुई, कितनी पहल हुई, ये जानकारी मुझे नहीं है, मगर एक आध बार बात हुई। जो गंभीर प्रयास होने चाहिए वो नहीं हुआ। परंपरा तो ये भी रही है कि अध्यक्ष सत्तारूढ़ पक्ष का होता है और उपाध्यक्ष जो है वो विपक्ष का होता है, मगर यहाँ पिछले कई टर्म से उपाध्यक्ष पर किसी को नियुक्ति नहीं किया जाता है, उपाध्यक्ष का पद खाली ही रहता है। तो अगर सरकार की ओर से ये पहल की जाती कि भाई उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को हम देंगे, अध्यक्ष के पद पर हमारे उम्मीदवार का समर्थन किया जाए, तो शायद बात बन जाती और सर्वसम्मत चयन हो जाता। मगर सरकार की ओर से ये उदारता नहीं दिखाई गई कि उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को देने का प्रस्ताव करे वो। अगर ये उदारता दिखाई जाती तो इस प्रसंग को
टाला जा सकता था। यहाँ अगर हम देखें सर, जो पक्ष और विपक्ष के बीच तालमेल कहीं ना कहीं नहीं बैठी। आप अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की भी बात आप कर रहे थे, तो तालमेल की कमी दिखाई देती है। तो बिहार की राजनीति आने वाले वक्त में कहाँ जाएगी, ये विधानसभा से क्या दिखाई देता है? क्या विधानसभा की कार्रवाई जिस तरीके से आज वेल के पास ही जो है सारे विपक्ष के लोग पहुंच गए, हंगामा हुआ, वो सदन का वो माहौल जो दिखता है, वो बताता है कि भविष्य में बिहार में ऐसा ही कुछ होगा, सदन ज़्यादा नहीं चलेगा। ये आज का माहौल निश्चित रूप से आने वाले दिनों का संकेत है। सदन के अंदर जिस तरह से हंगामा हुआ और विपक्ष के सारे सदस्य बेल में आकर अध्यक्ष के सामने नारेबाजी करने लगे, तो इससे ये साफ जाहिर है कि आने वाले दिन सरकार के लिए बहुत चुनौती भरे होंगे और सरकार के लिए कोई भी बिल पास कराना, कोई भी कानून बनाना, कोई भी प्रस्ताव पास कराना बहुत कठिन होगा और उसमें विपक्ष को सहमत कराना भी मुश्किल होगा। और विपक्ष बहुत मजबूत है, ऐसा बहुत कम होता है कि बहुत थोड़े से अगर 110 सीटें आई तो विपक्ष मजबूत है। और ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में जो हमारे बिहार में राजनीति होगी या जो भी पॉलिसी बनेंगे, उसमें विपक्ष किस तरीके की भूमिका में दिखाई देगा? विपक्ष देखिए चाहेगा कि वो सरकार को डिमोरलाइज करे और सरकार को कोशिश होगी कि किसी न किसी मुद्दे पर वो पराजित भी कर दे, क्योंकि आमतौर पर सभी विधायक सदन में मौजूद नहीं होते हैं। तो वैसे स्थिति में कई बार होता है कि सरकार हार जाती है कृषि प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान, मगर नियम ये है कि अगर वो वित्त विधेयक नहीं है तो वैसे में सरकार की पराजय नहीं मानी जाती है। तो वित्त विधेयक जो बजट से संबंधित काम है उसी को वित्त विधेयक माना जाता है। तो कोई वैसा खतरा अभी नहीं दिख रहा है, मगर ये जरूर है कि सरकार को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, सत्ता पक्ष को सतर्क रहने की जरूरत होगी, क्योंकि विपक्ष कभी भी हेल्दी डेमोक्रेसी कह सकते हैं आने वाले वक्त में बिहार के लिए सरकार को अप्रिय स्थिति का दर्शन करा सकता है। एक हेल्दी डेमोक्रेसी की बात अगर करें तो बिहार में प्रजातंत्र मजबूत होता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल मजबूत होगा। विपक्ष मजबूत होगा तो प्रजातंत्र भी मजबूत होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। और इससे सरकार को सचेत होकर के काम करना पड़ेगा, लापरवाही नहीं चलेगी, क्योंकि विपक्ष की पैनी नज़र रहेगी सरकार के छोटे से छोटे कामों तक पर। तो सरकार को बहुत सजग होकर के और ठोस काम करने पड़ेंगे। हवाबाजी से और भाषणबाजी से बात अब चलने वाली नहीं है, ये विपक्ष ने आज दिखा दिया है। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, नीतीश कुमार भी आज चर्चा में रहे सदन में, जिस तरीके से वो सदन में उपस्थित थे वोटिंग के समय में, और साथ में उनके साथ दो और नेता जो जिन्हें मंत्री बनाया गया है, इसमें मुकेश सहनी हैं और अशोक चौधरी। ये दोनों ही, आप अशोक चौधरी को कह सकते हैं नीतीश कुमार के बेहद करीबी, और मुकेश सहनी जो कि इस बार चुनाव लड़े थे सिमरी बख्तियारपुर से लेकिन जीत नहीं पाए, फिर भी उन्हें मंत्री बनाया गया है। और ये तीनों ही जैसे सदन में मौजूद थे, तेजस्वी यादव उठ के अपने सीट से कहते हैं कि ये लोग क्यों मौजूद हैं, और ध्वनि मत में उनको ये आशंका जता देते हैं कि अगर ये लोग होंगे तो ध्वनि मत में तो गड़बड़ हो सकता है, या फिर उन सदन में नहीं है तो इनको सदन से बाहर निकालने की बात होती है। क्या तेजस्वी यादव यहाँ नीतीश कुमार को डेमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनकी पार्टी कह लें, जदयू को कह लें, या नीतीश कुमार तो खुद चुनाव लड़ते नहीं हैं, उनकी पार्टी का भी प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। ऐसे में क्या अब राजद जो है सीधा मुकाबला अपने लिए जो है बीजेपी को देखती है, नीतीश कुमार को वो वैल्यू नहीं देना चाहते, उस तरीके से वो मुख्यमंत्री का जो पद है उनका उस तरीके से वैल्यू नहीं करना चाहते, या यहाँ कुछ और बात है सर? नहीं, नीतीश कुमार के लिए ज़रूर स्थितियां आज अच्छी नहीं लगी उन्हें। जो सीन दृश्य उपस्थित हुए थे विधानसभा के अंदर, वो उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा और उनके खिलाफ काफ़ी बोला विपक्ष के नेता ने। अभी विपक्ष के नेता वो घोषित नहीं किए गए, तेजस्वी यादव ने काफ़ी कुछ कहा, और उनकी बात बहुत गलत भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि संविधान में इस बारे में कुछ स्पष्ट तौर पे कहा नहीं गया है। क्योंकि ये विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव था, और अध्यक्ष का चुनाव जो सदस्य होते हैं, जो विधायक होते हैं, वही करते हैं। तो स्वाभाविक से ही बात है कि जो गैर विधायक हैं, यानी जो विधानसभा के सदस्य नहीं, उनकी क्या जरूरत है चुनाव में। तो ये तो बात उनकी इस संदर्भ में सही कही जा सकती है। मगर फिर दूसरा सवाल ये भी है इसमें कि नीतीश कुमार जो हैं, ठीक है विधान परिषद के सदस्य हैं, मगर वो मुख्यमंत्री के नाते सदन के नेता हैं, यानी विधानसभा के भी नेता, दोनों सदनों के नेता हैं वो। तो इस नाते वो मौजूद थे। मगर अशोक चौधरी और मुकेश सहनी, इन दोनों की मौजूदगी का कोई बहुत
अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि उनकी कोई जरूरत भी नहीं थी सदन के नेता के लेकिन नाते। ये तेजस्वी मौजूद जिस तरीके रह से सकते थे। जानबूझ करके नीतीश कुमार को टारगेट करते हैं, क्या इससे समझा जाए आने वाले वक्त में, क्या तेजस्वी उस तरीके की वैल्यू जो मुख्यमंत्री का एक अपना पद का वैल्यू होता है वो नीतीश कुमार को देने के लिए तैयार नहीं है? क्योंकि उन्हें तो अभी भी यही लगता है कि चोर दरवाजे से सरकार बना ली है इन्होंने। नहीं, विपक्ष का तो काम है, विपक्ष का तो यही काम है कि जहां मौका मिले सरकार को घेरे, सरकार को बाध्य करे अपनी बातें मानने के लिए, और उसमें सफल होते दिख रहे हैं तेजस्वी। आज जिस ढंग से पहले ध्वनि मत से चुनाव कराया गया अध्यक्ष का, फिर विपक्ष ने स्वीकार कर दिया कि नहीं वोटिंग होनी चाहिए, तो फिर विधायकों को, दोनों पक्ष के विधायकों को खड़ा करा करके उनकी गिनती हुई और तब फैसला हुआ कि कौन अध्यक्ष बनेगा। तो विपक्ष मजबूत है, उसी का ये परिणाम हुआ कि आज सदन में वोटिंग करानी पड़ी, नहीं तो ध्वनि मत से भी ये तय हो सकता था। तो सरकार को बहुत सजग रहना पड़ेगा, और नीतीश कुमार को भी सदन के नेता के नाते, मुख्यमंत्री के नाते सजग रहना पड़ेगा, और मजबूत विपक्ष का रोल, मजबूत नेता का रोल तेजस्वी निभा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। मैं कुछ और प्रसंग वहाँ का बताना चाहूँगा विधानसभा के अंदर का। जैसे कोरोना को लेकर के कई तरह के नियम बने हुए हैं, प्रोटोकॉल सरकार की ओर से भी जारी है, मगर एक विधायक हैं जो अनिरुद्ध यादव, निर्मली से विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं वो, और वो कोरोना पॉजिटिव हैं। उनको आज सदन में लाया गया, वो पीपीई किट पहन करके आए सदन में, और एक कोने में बैठे, उनके लिए अलग सीट की व्यवस्था की गई थी, और वहाँ उन्होंने शपथ लिया, वो बैठे रहे। वो तो पीपीई किट जरूर पहने हुए थे, मगर जो बाकी के लोग थे वो तो पीपीई किट कोई नहीं पहना हुआ था। तो वैसे में ना कोई मास्क लगाए हुए दिखाई दे रहा नहीं, मास्क तो लगाए हुए थे लोग, मगर सदन के अंदर, हाँ, सदन के अंदर थोड़ा सा मास्क लोग, सदन के अंदर कैसी व्यवस्था थी इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं। व्यवस्था डिस्टेंस था सदस्यों के बीच बैठने के लिए, इसीलिए सेंट्रल हॉल में मीटिंग हुई, और जो मुख्य भवन है विधानसभा का उसमें नहीं हुई, क्योंकि वहाँ गैप नहीं रखा जा सकता था, डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो सकता था। तो ये एक बड़ी चूक थी, और इसका खतरा हो सकता है कि आने वाले दिनों में दिखे। और दूसरा रोचक प्रसंग हुआ अनंत सिंह का, जो बाढ़ से राजद के विधायक चुने गए हैं। सभी सदस्यों को दिया जाता है एक शपथ पत्र, जिस पर लिखा होता है कि उन्हें क्या बोलना है शपथ के दौरान, और वही देख करके वो पढ़ करके शपथ लेते हैं। मगर अनंत सिंह ने बिना शपथ पत्र देखे, उन्होंने मौखिक याद कर लिया था पूरा शपथ, और वो खड़े होकर के एकदम एक जुबान में वो पूरा शपथ धड़धड़ा कर बोल गए। ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई। आनंद सिंह हमेशा से इसी अंदाज की वजह से तो चर्चा में रहते हैं, चाहे वो मीम स्टार इसीलिए कहे जाते हैं। बिल्कुल। तो वो तो सदन की ये कुछ मुख्य बातें थी जो आज देखने को मिली। लेकिन सदन से अब आगे क्या? अब स्पीकर का पद भी हो गया, विधायकों ने शपथ ग्रहण कर लिया, अब आगे क्या उपाध्यक्ष का भी चुनाव होगा, और उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा तो फिर सरकार आगे कैसी चलेगी, इसके बारे में सर कुछ प्रकाश डाल दीजिए, ताकि चलते चलते हम दर्शकों को इसकी जानकारी दे दें कि अब बिहार में जो सुशासन राज की बात कही जा रही है उसको ऑब्जर्व करने का टाइम आ गया है। किस तरीके से नई सरकार काम मुझे नहीं लगता है कि उपाध्यक्ष किसी को बनाया जाएगा, क्योंकि पिछले कई वर्षों से उपाध्यक्ष पद पर किसी की नियुक्ति नहीं होती है, और वो एक पैनल बन जाता है पीठासीन सदस्यों का, जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की कार्रवाई चलाते हैं। तो उसमें पक्ष विपक्ष के दोनों तरफ के जो वरीय सदस्य होते हैं उनको पीठासीन पदाधिकारी बनाया जाता है। तो वो पीठासीन पदाधिकारी ये सदन चलाएंगे अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। और ये उपाध्यक्ष तब बन सकते थे जरूर जब विपक्ष इसके लिए सौदेबाजी करता। सौदेबाजी दिखी नहीं। अगर ये विपक्ष ये प्रस्ताव रखता, सरकार को ये रखना चाहिए था प्रस्ताव, सरकार ने नहीं रखा, तो विपक्ष भी रख सकता था कि आप उपाध्यक्ष का पद हमें दीजिए, तो हम अध्यक्ष पद पर आपके उम्मीदवार को समर्थन देंगे। मगर ये इसमें विपक्ष चूक गया, और वो विरोध भी उसका बेअसर रहा। तो ये दोनों के लिए चूक हुई, सत्ता पक्ष से भी चूक हुई और विपक्ष से भी चूक हुई। एक बड़ी बात सच यहाँ पे देखने को मिल रही है, 126 वोट जो है वो विजय कुमार सिन्हा के पक्ष में गए, जबकि 115 वोट जो है वो अवध बिहारी चौधरी के 114 वोट गए। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो 126 वोट इन्हें मिले हैं उसमें इनको जब उम्मीदवार बनाया गया तो बीजेपी ने इन्हें, ये जो है भूमियार जाति से आते हैं। यहाँ मैं सवाल ये पूछना चाहूँगा कि राजनीतिक समीकरण बीजेपी ने अपना साध लिया
अब आगे जिस तरीके से दिखाई देता है स्पीकर का पद बीजेपी का, इसके अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री के पद बीजेपी के, मंत्रिमंडल में बीजेपी के जो नेता हैं उनको कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश बीजेपी की जारी है। क्या लगता है आने वाले वक्त में नीतीश कुमार पर दबाव बना रही है बीजेपी, और क्या बिहार में अब राजद बनाम बीजेपी होगा, और अगर होगा भी तो क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा? नहीं, फिलहाल तो इसकी कोई संभावना मुझे नज़र नहीं आती है, क्योंकि ये ज़रूर है बीजेपी का बहुमत है, ज़्यादा उसके विधायक जीत करके आए हैं, मगर उसने पहले से घोषित कर रखा था कि हमारे नेता नीतीश कुमार ही होंगे, और उसी तरह से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया भी गया। लेकिन मजबूती में नहीं, ये स्वाभाविक है कि उस विधायक जिसके ज़्यादा होंगे मंत्री भी उसके ज़्यादा होंगे, तो मंत्री उसके ज़्यादा होंगे, और फिर उसमें आपस में एक तालमेल बनता है कि कौन सा विभाग किस पार्टी के पास जाएगा, फिर उसमें कौन मंत्री बनेगा। तो उसी लेन देन के तहत ये तय हुआ कि अध्यक्ष का पद ये बीजेपी लेगी। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अब बीजेपी पूरी तैयारी में है ओवरटेक करने के लिए नीतीश कुमार से सत्ता का हस्तांतरण करा? बिल्कुल, ये स्वाभाविक है, और हर पार्टी चाहती है कि उसका अपना मुख्यमंत्री हो, अपने बलबूते वो शासन चलाए, और इसके लिए वो विस्तार करती है। ये स्पीकर पद से शुरुआत भी हो चुका है कि पहली बार अब मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं कि बीजेपी अपनी ताकत बढ़ा रही है, और अगला चुनाव होगा जब 2005 में जो चुनाव 5 नहीं जो अभी अगला जो 25 में 2025 में जो चुनाव होगा, तो उसमें जरूर बीजेपी की संभावना है कि वो अपने बलबूते सरकार बनाए, बशर्ते कि ये सरकार ठीक से चल जाए, कामकाज बेहतर करे, तब उसके लिए संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं 2025 में। तो चलते चलते सर एक सवाल और, एक पार्टी और है AIMIM। इस पार्टी के बारे में खास तौर पे बात इसलिए क्योंकि इनके जो है 5 विधायक चुन करके पहुंचे हैं, और BSP का भी एक विधायक था। जिस तरीके से बात करें 110 सीटिंग विधायक ही हैं महागठबंधन के कुल मिला करके, और ये जो नया गठबंधन था, तीसरा गठबंधन, इनके 6 विधायक थे। तो कहीं ना कहीं से तो 4 विधायक आए, लेकिन AIMIM के तरफ से अख्तरुल इमाम ने सुबह में ही कहा था कि वो महागठबंधन के हिस्सा नहीं है, लेकिन ऐसी बातें हैं कि इनके ही 4 विधायकों ने कहीं ना कहीं समर्थन दिया है। तो क्या देखते हैं कि क्यों समर्थन दिया, सामने कुछ और पीछे से कुछ और, क्या और AIMIM का रोल इस तरीके से हम कैसे देखें बिहार में? क्या हर तरफ दखल अब AIMIM का दिखाई देगा? MIM के जो नेता हैं अख्तरुल ईमान, उनकी भूमिका आज बहुत अच्छी रही सदन में, और जैसे ही अध्यक्ष के चुनाव का प्रस्ताव आया, प्रोटेम स्पीकर ने इस बारे में बात शुरू की और बताया कि कितने प्रस्ताव किसके पक्ष में आए हैं। उसी के तुरंत बाद अख्तरुल ईमान खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि सर्वसम्मति से चुनाव हो, और ये बहुत एक प्रतिष्ठा का पद है, इसमें सभी दलों की निष्ठा होनी चाहिए अध्यक्ष के साथ, तो इसलिए ये बगैर वोटिंग के सर्वसम्मत हो तो अच्छा है। मगर विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं हुआ, और उन्होंने स्पष्ट कहा भी अख्तरुल ईमान ने कि उनकी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। मगर जब वोटिंग की नौबत आई तो वो विपक्ष के साथ खड़े हुए, क्योंकि सत्ता पक्ष के साथ वो जा नहीं सकते हैं। मगर उनके 5 विधायक हैं, तो 4 ही आज सदन में उपस्थित थे, 1 नहीं आए, तो इसलिए 4 विधायक उनके, 10 महागठबंधन के और 4 उनके, तो 114 हो गए। लोजपा का 1 विधायक था, तो लोजपा के विधायक ने NDA का साथ दिया, क्योंकि तो उसको 1 बढ़ गया, और 1 इंडिपेंडेंट विधायक सुमित सिंह हैं, तो वो भी NDA का साथ दिए, तो उसका वोट बढ़ गया, 2 वोट बढ़ गया। जीतन राम मांझी ने वोट नहीं किया, तो उस हिसाब से 24 वोट। तो जिस तरीके का समर्थन AIMIM ने महागठबंधन को दिया आज, क्या लगता है सर कि पहले चुनाव से पहले गठबंधन की जब बात हो रही थी तो तेजस्वी की तरफ से उस तरीके का भाव नहीं दिया गया, लेकिन अब जिस तरीके से इनका प्रभाव दिखाई देता है सीमांचल के इलाके में, सीटें भी जीत करके आए हैं, तो क्या महागठबंधन अब कोशिश करेगा कि AIMIM को साथ लिया जाए? नहीं, बहुत ट्यूनिंग नहीं बैठेगी दोनों में, क्योंकि राजद जो है वो मानती है कि अल्पसंख्यक वोटर खास करके मुस्लिम मतदाता जो हैं वो उसके साथ हैं, और उसके वो रक्षक की भूमिका में एक तरह से अपने को पेश करते रहे हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि उसमें शेयर करें, किसी के साथ बंटवारा करें, तो इसलिए बहुत ट्यूनिंग अच्छी नहीं चलेगी। हाँ, लेकिन बाहर से समर्थन ये जरूर है कि वो अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, MIM अपनी ताकत बढ़ा रहा है, और उसी के लिए कितनी सीटें लूज हुई RJD की वहाँ, और 5 विधायक इनके जीत करके चले आए। तो आगे आने वाले दिनों में बहुत रोचक होगा बिहार का जो है राजनीतिक
परिदृश्य बहुत रोचक होगा, कई अजूबी घटनाएं देखने को मिलेंगी हम लोगों को। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर ने कहा कि बहुत रोचक अब देखने को मिलेगी बिहार की राजनीति, क्योंकि अगर सत्ता पक्ष 125 सीटों के साथ मजबूती के साथ जो है दिखाई देता है, तो वहीं विपक्ष भी 110 और कुछ अन्य लोगों को मिला दें तो अच्छी खासी सीटें हैं सत्ता पक्ष को दबाने के लिए। तो यानी कि दोनों तरफ कड़ी टक्कर, और इस बीच जनता का हित किस तरीके से साधने की कोशिश करेंगी पॉलिटिकल पार्टियां, जनता के लिए सदन में कैसे पॉलिसीज बनेंगी, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। जो मुख्य काम थे, जो जरूरी के काम थे, वो आज पूरे हो गए लगभग, और अब सदन की कार्रवाई जब चलेगी तो क्या कुछ जनता के लिए उस सदन से निकल के आएगा, ये देखने वाली बात होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर बिहार की जनता के भविष्य के लिए क्या कुछ निर्धारण करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वो सच में रोचक था। बिहार की राजनीति का एक नया अध्याय आज लिखा गया, और इसी जो आज अध्याय लिखा गया, इसी के ऊपर जो है आने वाला भविष्य तय होगा। फिलहाल इस पूरे रिपोर्ट में इतना ही। आगे की अन्य खबरों के लिए हमारे साथ अब बने रहें, हम लगातार आपको अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद।